दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं वो खबरें जिन पर अक्सर मुख्यधारा की मीडिया की चुप्पी रहती है। नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। आज ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्मी ला दी है। कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है, वहीं यूपी के गाजीपुर में गरीबों पर बुलडोजर चला और अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए। क्या है ये गुप्त एनआरसी की शुरुआत है? महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई फिर तेज हुई है। ठाकरे बंधुओं को शरद पवार का साथ मिल गया है और ईरान अमेरिका के बीच जुबानी जंग के बीच क्या फिर से युद्ध की आहट है। अंत में जानेंगे राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आज दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता अनिल जयहिंद ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार पर ओबीसी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। हरीश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले 1994 में 14% ओबीसी आरक्षण लागू किया था और 2023 में इसे बढ़ाकर 27% कर दिया है, परंतु सरकार बदलने के बाद भाजपा ने इस पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब 2019 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आई तब 27% आरक्षण का अध्यादेश लाया गया और बाद में कानून भी बनाया गया, लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा ने उसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को 27% आरक्षण को वैध माना और जनहित याचिकाएं खारिज कर दी, फिर भी भाजपा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 25 जून को एक बार फिर टिप्पणी की कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने में कोई बाधा नहीं है और राज्य सरकार से 4 जुलाई तक पूरी प्रक्रिया प्रस्तुत करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की 50% आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, फिर भी उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। भाजपा ने कभी भी इस आरक्षण को लागू करने की इच्छा नहीं दिखाई। जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कानून पास कराया था, लेकिन भाजपा कोर्ट का बहाना बनाकर युवाओं को प्रभावित कर रही है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है तो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण और संविधान विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को समाज में समानता स्वीकार नहीं है और वह लगातार पिछड़े वर्ग के अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि अगर राज्य सरकार 4 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करती है तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन करेगी और विधानसभा से लेकर सड़कों तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ओबीसी आरक्षण पर जहां बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी भाजपा को अपने निशाने पर ले लिया है। मध्य प्रदेश में जो आरक्षण के फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आप सबसे चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा अब उजागर हो गया है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि ओबीसी का चेहरा सामने रखकर लोगों के, खासकर ओबीसी के हितों पे ठगी करते हैं। 25 जून को फैसला आ गया कि इसमें कोई रोक नहीं है। 25 जून से आज अब 3 दिन हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है। जिस प्रकार से अभी जीतू जी ने बताया कि 1994 में 14%, फिर 2003 में दिग्विजय सिंह के ही कार्यकाल में इसे 27% किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ओबीसी के मुख्यमंत्री रही उमा भारती, ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे चौहान साहब और ओबीसी के अभी मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। लेकिन ये जो आरक्षण है उसको लागू इन्होंने नहीं किया। और जिस बहुत विस्तार से भाई जीतू पटवारी जी ने आप सबको बताया है, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कर दिया है कि इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसे सरकार लागू करे। जब विधानसभा में पारित हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया, राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए, तो इम्प्लीमेंट करने में इसको कोताही नहीं करनी चाहिए। मैं इसी प्रकार से एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का भी दूंगा, जिसमें 2022 में 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया।
इसके पहले 2 या 3 नवंबर को जब राज्य स्थापना दिवस के समय मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी आई थी, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि आप बिल पारित करिए, मैं एक दिन भी इस बिल को नहीं रोकूंगी। आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग ने जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा मुखिया ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि गाजीपुर के जंगीपुर में जिस तरह बरसात के समय में बिना नोटिस दिए ही पीढ़ियों से रह रहे गरीब घर परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, वह बेहद निंदनीय है। भाजपाइयों की जमीन की भूख अनंत है। भाजपा के लिए परिवार वालों का कोई महत्व नहीं है। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। भाजपा के राज में बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया है। जहां से ये लोग भी विस्थापित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनमें बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी, बच्चे और महिलाएं भी। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि हम अपने उन सभी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हैं जो संकट की इस घड़ी में विस्थापितों के लिए राहत सहायता की व्यवस्था करने में लगे हैं। सपा मुखिया ने लिखा कि अभी घर उजड़ने पर अपनी किताब बचाकर भागती बच्ची की तस्वीर धूमिल भी नहीं हुई थी कि कुछ और नई तस्वीरें आ गई हैं, जहां जमींदोज घरों के आगे आंखों में नमी लिए हुए बेसहारा लोग खड़े हैं। भाजपा को दुख देकर ही सुख मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। उन्होंने विभाग की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की है। रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। अखिलेश यादव जहां बीजेपी को घेर रहे हैं, तो घेरा हुआ चुनाव आयोग भी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को गुप्त तरीके से NRC लागू करने की कोशिश बताया है। ओवैसी ने शुक्रवार को विस्तृत ट्वीट में लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे, साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया गरीबों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है और इसका सीधा असर बिहार जैसे राज्य के गरीब तबकों पर पड़ेगा। ओवैसी ने विशेष रूप से बिहार के सीमांचल क्षेत्र का जिक्र किया और कहा कि बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। उनसे यह उम्मीद करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, यह सरासर क्रूर मजाक है। उन्होंने चेताया कि इस प्रक्रिया का परिणाम यह हो सकता है कि लाखों गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएं, जिससे वे अपने सबसे बुनियादी अधिकार वोट डालने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ओवैसी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए की गई जटिल शर्तों की सूची भी साझा की। ओवैसी ने यह सवाल उठाया कि क्या भारत जैसे देश और खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी के पास बुनियादी दस्तावेज नहीं होते, इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और समावेशी ढंग से लागू करना संभव है। ओवैसी ने 1995 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक लाल बाबू हुसैन बनाम भारत सरकार केस का हवाला देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वे साबित करें कि कोई व्यक्ति विदेशी है, नागरिक नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नागरिकता साबित करने के लिए केवल सीमित दस्तावेजों की सूची नहीं हो सकती, हर तरह के प्रमाणों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ओवैसी के बयान ने बिहार में चुनाव से ठीक पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूर कर रही है या गरीब तबकों को हाशिए पर ढकेलने का एक और प्रयास बन रही है। चुनाव आयोग की ओर से इस पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक और संवैधानिक बहस का केंद्र बनेगा। चुनाव आयोग पर सवाल है तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को घेरने का प्लान बन चुका। हिंदी के खिलाफ महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे को अब शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिल गया है। एनसीपी एसपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि 5 जुलाई को मार्च में उनकी पार्टी शामिल होने वाली है। सुप्रिया ने कहा कि भाषा और शिक्षा का विषय सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसी को खुश करने के लिए बच्चों का भविष्य खराब ना करें। सुप्रिया सुले ने अपनी नागपुर यात्रा के दौरान दीक्षा भूमि में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जब सुप्रिया सुले से पूछा गया कि क्या वे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मार्च में हिस्सा लेंगे, इस पर सुप्रिया सुले ने जवाब दिया, हम पूरी ताकत से इस मार्च में हिस्सा लेंगे। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि भाषा शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भाषा के क्षेत्र में विशेषज्ञों जानकार लोगों के विचारों सुझावों को समझना जरूरी है। कोई अन्य राज्य इस तरह से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र इतना अड़ियल रुख क्यों अपना रहा है। हर किसी को खुश करने के लिए बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार पूरी ताकत से मार्च में हिस्सा लेगी। शिक्षा हमारे लिए गंभीर मुद्दा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि यह विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय दादा भूसे के पास है, इसलिए हमें इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। अजीत दादा भी हमारे पक्ष में है, वो भी हमारी तरह इसका विरोध कर रहे हैं। वो सत्ता में है, लेकिन अगर लोग विरोध करना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया था। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों ने संयुक्त मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसमें अब शरद पवार की पार्टी भी शामिल होगी। महाराष्ट्र में अगर नए समीकरण बन रहे हैं तो दुनियावी स्तर पर भी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब एक नई जुबानी जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को सीधे शब्दों में धमकी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने की दोबारा कोशिश की तो अमेरिका बिना हिचकिचाहट के दोबारा बमबारी करेगा। ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तीखा बयान जारी किया। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के तथाकथित सर्वोच्च नेता खामेनेई ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल से युद्ध जीत लिया, जबकि यह पूरी तरह से झूठ है। उनका देश तबाह हो गया, उनके 3 परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और मैं जानता था कि वह कहां छिपे हैं, लेकिन मैंने इजराइल और अमेरिकी फौजों को उन्हें मारने से रोका। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि वह ईरान को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रतिबंधों में राहत देने की योजना बना रहे थे, लेकिन खामेनेई के बयान के बाद उन्होंने कवायद तुरंत बंद कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने खामेनेई को एक बेहद भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया, लेकिन उन्होंने ना तो धन्यवाद कहा और ना ही शांति का संकेत दिया। उल्टे उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बयान दिए। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में अमेरिका को ईरान के यूरेनियम संवर्धन या परमाणु हथियार निर्माण की जानकारी मिली तो बिना कोई चेतावनी दिए तत्काल हमला किया जाएगा। दरअसल जंग के बाद खामेनेई ने एक बयान में कहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को हुआ नुकसान अमेरिका द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर प्रचार युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन ट्रंप ने इस बयान को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए ईरान को ध्वस्त देश और बिना भविष्य वाला रास्ता कह डाला। अपने लंबे पोस्ट के अंत में ट्रंप ने लिखा, ईरान हमेशा गुस्से में रहता है, नाखुश रहता है। उसका यही रवैया उसे एक जली हुई बिखरी हुई अर्थव्यवस्था और मौत से घिरे राष्ट्र में बदल देता है। काश खामेनेई समझते कि शहद से ज्यादा पाया जाता है सिरके से नहीं। शांति की कोशिश होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि भले ही युद्ध रुका हो, लेकिन तनाव की चिंगारी अब भी सुलग रही है। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों की दिशा क्या होगी, यह अब खामेनेई और ट्रंप की अगली चाल पर निर्भर करेगा। दुनिया की निगाहें अब इस ओर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में फिर से युद्ध की कोई आहट सुनाई देगी। और अंत में आज का मौसम का हाल। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 जून को क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक इन 2 दिनों के दौरान दिन और रात में बिजली की चमक, बादलों की गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 28 जून को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस दिन शाम और रात के समय आंधी तूफान, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ह्यूमिडिटी का स्तर 70 से 55% तक बना रहेगा। इस बीच नोएडा में तेज बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 29 जून को हालात और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। पूरे दिन सुबह, दोपहर, शाम हर समय गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तापमान थोड़ा गिरकर अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 30 जून को मौसम कुछ शांत रहेगा। बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है। 1 जुलाई को गरज के साथ बारिश हो सकती है, परंतु चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं 2 और 3 जुलाई को भी बारिश या गरज चमक के साथ हो सकती है, लेकिन दोनों ही दिनों के लिए नो वार्निंग दी गई है। तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये थी आज की दिन भर की सबसे अहम खबरें, जिन्हें समझना और समझाना दोनों जरूरी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर मतदाता अधिकारों तक और दिल्ली की बारिश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव तक, हर खबर हमारी सामाजिक चेतना से जुड़ी है और हम आपकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मुद्दों को उठाना, सवाल पूछना और सत्ता से जवाब मांगना हमारा लोकतांत्रिक हक है। हम फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।